ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या देखे थे कि एक बॉडी अनचार्ज, दूसरा बॉडी चार्ज, या दोनों बोले थे चार्ज भी हो सकता है। उसको या तो सटा दो या कांटेक्ट में किसी कंडक्टर से लेकर के जाते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। जो अनचार्ज था वो भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड को बोले चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें दो नोट पॉइंट देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है हायर से लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल का एक फार्मूला देखे थे, V बराबर KQ/R। Q चार्ज था, R रेडियस, एंड K का वैल्यू इतना, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। इसको दो फैक्टर पे बेस्ड होता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और उसका पोटेंशियल सेम हो जाता था। तो ये आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे। फिर क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा हुआ था इस पर। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, यह एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, यानी इसमें सटाते नहीं हैं हम लोग और ना ही उसको रगड़ते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बात करते हैं कि अब इसमें होता क्या है। तो देखो, मान लिया कि यह कोई कंडक्टर है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब आपको पता ही है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इसके नज़दीक में हम लोग क्या लेकर के आते हैं, कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी को लेकर के आ जाते हैं। देखो, सटाए नहीं हैं और ना ही रगड़े हैं, बस इसके नज़दीक में लेकर के आ गए। न्यूट्रल में क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी याद करो कि प्लस प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें जो भी पॉजिटिव वाला है वो प्लस, इस प्लस यह वाले प्लस को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये दूर में चला जाएगा यहाँ पे। और ये जो प्लस है वो माइनस वाले को अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो माइनस वाला कहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ऐसे। क्लियर है इतना। ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव दूर चला गया, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट किया, ये नज़दीक में आ गया। इतना क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे दो टर्म मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, यह जो चार्ज हम ले कर के आए थे इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये अधिक जानकारी के लिए बस बता दे रहा हूँ, इंड्यूसिंग चार्ज। और जो चला गया इस पर, ठीक है, इधर में माइनस आ गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, मान लो अभी भी ये न्यूट्रल ही है, तो इसको बोलते हैं, जो अंदर में आ गया, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर है। जो नज़दीक में लेकर के आए उसको इंड्यूस कर रहा है, और ये इंड्यूस्ड हो गया। टेन समझते हो गए, इंग एंड ईडी, डी लग गया लास्ट में। ठीक है, तो इंड्यूसिंग एंड इंड्यूस्ड, इसका कॉन्सेप्ट एक छोटा सा था, मैंने आपको दे दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि नज़दीक में लेकर के आते हैं कोई भी चार्ज बॉडी को, तो इस तरह का घटना घटित होता है। अब देखो, इसको प्रोसेस हम इसका समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या किए कि एक न्यूट्रल बॉडी था हमारे पास। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ये इस तरह से है। और इसके नज़दीक में हम लोग क्या लेकर के आए, एक चार्ज्ड बॉडी को। ये कैसा बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, और ये कैसा है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब यानी इसमें क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में कि चार्ज्ड बॉडी, ए चार्ज्ड बॉडी इज टेकन नियर ए न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में लेकर के आ जाते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम लोग देखते क्या है कि क्या हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको ऊपर में बताया कि क्या होगा, जैसे ही आप इसको नज़दीक में लेकर के आओगे तो नज़दीक वाले एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव वाला चार्ज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव वाले एंड पे, फार वाले एंड पे, दूर वाले एंड पे कौन सा आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से, यानी इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये कौन सा नज़दीक वाला एंड हो गया तो इसको नियर एंड कहते हैं, और ये दूर वाला है इससे दूर है तो इसको क्या बोलते हैं, फार एंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या देखें यहाँ पे हम लोग कि अपोजिट चार्ज क्या हो गया, अपीयर्स एट द नियर एंड, एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स एट फार एंड। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अपोजिट चार्ज अपीयर हो गया नियर एंड पे, और जो अनलाइक चार्ज था या जस्ट उल्टा था उसका वो कहाँ, यानी जैसा बॉडी लॉग है निगेटिव लॉग है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये निगेटिव रहा तो निगेटिव किसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव वाला पास में आ जाएगा और निगेटिव वाला दूर चला जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप का काम हुआ। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने इतना देखा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। तो तीसरे स्टेप में अब हम लोग क्या करते हैं कि जो यह वाला बॉडी था पॉजिटिव साइड वाला, उसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, यानी ये ऐसे है, इसके नज़दीक में आ गया है निगेटिव और इसके फार में क्या आ गया है, पॉजिटिव। अब इसको हमने क्या कर दिया, अर्थिंग। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, मैं लास्ट में यहाँ पे बता दूंगा फिर अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग अभी के लिए इतना याद रखो कि ये ह्यूज सोर्स है निगेटिवली चार्ज्ड का। ठीक है, निगेटिवली चार्ज्ड का ये बहुत बड़ा सोर्स होता है, इस पर चर्चा करूँगा मैं फिर। तो ये निगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव एक, और ये कंडक्टर से ज्वाइन किए हैं हम लोग, तो एक निगेटिव जाएगा, एक निगेटिव गया यहाँ पे और इसको न्यूट्रल बना दिया। ठीक है, फिर दूसरा निगेटिव चला गया और इसको न्यूट्रल बना दिया, तीसरा गया इसको न्यूट्रल बना दिया, चौथा गया और इसको न्यूट्रल बना दिया। ठीक है, अब जब सारा का सारा ये न्यूट्रल हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको लिख लेते हैं कि हम लोग फार एंड को क्या कर दिए, फार एंड को अर्थिंग कर दिए, अर्थ दी फार एंड, ऐसे लिख देते हैं, अर्थिंग कर दिए, अर्थिंग फार एंड, पॉजिटिव साइड वाले को अर्थिंग कर दिए। क्लियर है, पॉजिटिव साइड वाले को अर्थिंग कर दिए। तो क्या देखते हैं हम लोग कि निगेटिव चार्ज फ्रॉम द अर्थ, निगेटिव चार्ज फ्रॉम द अर्थ क्या कर दिया उसको, न्यूट्रलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर है इतना, ये तीसरा स्टेप था हमारा। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, तो स्टेप नंबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों यहाँ पे था, ये जो चार्ज का सोर्स था, ये सोर्स चार्ज जो है और ये अर्थिंग है, दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, यानी रिमूव बोथ, किसको किसको, द सोर्स चार्ज एंड द अर्थिंग, दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अब देखो हटाओगे तो क्या बच गया इसके पास, ये कंडक्टर था, नज़दीक में कौन सा चार्ज था, निगेटिव चार्ज, इसको हटा दिए, इधर से जो भी चार्ज था यहाँ पे इसको हटा दिए और अर्थिंग को भी हटा दिए। इधर तो पूरा का पूरा ये न्यूट्रल हो गया था, अब सिर्फ यही बच गया ना, ये रह गया। क्लियर है इतना। अब यह जो चार्ज है हम लोग कंडक्टर में जानते हैं कि पूरे सरफेस पे वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फैल जाता है। तो नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं, नाउ वी सी दैट द न्यूट्रल बॉडी, यह बॉडी कैसा लिए थे हम लोग इनिशियली में, न्यूट्रल, द न्यूट्रल बॉडी हैज बिकम निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
न्यूट्रल बॉडी को लिए थे और बिना किसी कांटेक्ट के इसको कैसा बना दिए, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बना, कंडक्टर है सरफेस पे रखना, तो इसको क्या कैसा बना दिए, निगेटिवली चार्ज्ड बना दिए। तो यह मेथड था बच्चों किस चीज़ का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले क्या किए, इनडायरेक्ट मेथड है चार्जिंग का, नज़दीक में जिस चार्ज को लाते हैं उसको इंड्यूसिंग चार्ज, जो अंदर में हो गया उसको इंड्यूस्ड चार्ज। प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसके नज़दीक में सिर्फ लेकर के आए थे, तो क्या देखें कि सेम चार्ज नज़दीक वाले एंड पे अपीयर हो गया और अपोजिट चार्ज फार वाले एंड पे अपीयर हो गया। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, सेम चार्ज जैसा लेकर के आओगे तो सेम चार्ज कैसा आ गया, नियर एंड पे आ गया, और अपोजिट चार्ज कहाँ चला जाएगा, फार एंड पे चला जाएगा। ये सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप में हुआ था। ठीक है, सेकेंड स्टेप तक पहुँचे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग क्या करता है, निगेटिवली चार्ज का सोर्स है बहुत बड़ा, तो एक एक करके पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा, ये निगेटिव कर देगा। तो इस तरह से इस साइड पूरा ये न्यूट्रल हो गया। अब इस पर चार्ज सिर्फ कौन सा रह गया, निगेटिव वाला रह गया। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया कि दोनों को हटा दिया। ठीक है, जब दोनों को हटा दिए तो फिर ये क्या हो गया, सिर्फ निगेटिव इसके ऊपर में रह गया और जो पूरे बॉडी पे फिर फैल जाएगा। क्लियर है, तो दिस वाज चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है, कोई भी परेशानी हो ज़रूर पूछें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी किसका दे रहा हूँ, अर्थिंग का, क्योंकि अर्थिंग का यूज हमने ऊपर में करा है तो अर्थिंग आपको बताना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि देखो जो अर्थ है, द अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और गुड कंडक्टर है, समझते हो, पहले बता चुके हैं गुड कंडक्टर क्या होता है। इट हैज़ -1 नैनो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बोलोगे कि ये क्या हो गया सर, ये क्या बोल दिए आप, टेंशन काहे लेते हो, हम हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा बताएंगे हम, ज़रूर समझ जाओगे। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि क्या है। अब इस अर्थ पर से क्या करो आप, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो। 1 मीटर स्क्वायर तो समझते होगे ना, 1 × 1 × 1 × 1, एक स्क्वायर। इस तरह से एरिया को आप निकालो। तो इसके ऊपर में जो चार्ज आएगा वो चार्ज किसके बराबर होगा, -1 नैनो कूलम्ब के बराबर। -1 नैनो का मतलब कितना बताए थे, 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, बताएं हम क्या कि अर्थ के ऊपर में अर्थ का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, -1 नैनो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या बताएं कि पर मीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, तो -1 नैनो कूलम्ब का चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में हम और क्या बोल सकते हैं कि देखो अर्थ को बस हम लोग रेफरेंस बॉडी की तरह लेते हैं, यानी सिंस अर्थ इज टेकन एज रेफरेंस बॉडी, सो उसका जो पोटेंशियल होगा, इट्स पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज 0। ठीक है, यानी पोटेंशियल अगर अर्थ का भी, पोटेंशियल अर्थ का कितना आपको लेना रहेगा, हमेशा 0 लेकर के चलोगे। ठीक है, अगर बोलोगे कि सर इसमें अभी पोटेंशियल 0 है, हम इसमें मान लेते हैं कि अर्थ में चार्ज और दे दिए बाहर से, या उसमें से चार्ज हम निकाल लिए, तो क्या होगा उसका पोटेंशियल। तो सिंपली ध्यान रखो, ये समंदर है, बहुत बड़ा है हमारा धरती। अब समंदर में से 1 गिलास पानी निकाल लोगे या 1 गिलास पानी डाल दोगे तो क्या उसका पानी घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यानी अगर कुछ इसको चार्ज तुम दे देते हो या इसमें से कुछ चार्ज निकाल लेते हो, तब भी इसका साइज जो इतना बड़ा है उसकी वजह से उसका पोटेंशियल तब भी कितना रहेगा, 0 ही रहता है। मैं लिख दे रहा हूँ इस पॉइंट को भी, इफ़ सम चार्ज इज गिवन टू अर्थ और टेकन आउट फ्रॉम इट,
और टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, देन क्या होगा, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, इसके लार्ज साइज की वजह से, हम सब जानते हैं रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, इतना बड़ा होता है। इसका पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम, यानी उसका पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं। सेम का मतलब कितना, कितना पड़े अभी भी अर्थ का 0, यानी पोटेंशियल तब भी क्या रहता है 0 ही रहता है। एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, इसको इंडिकेट करते हैं, जो अभी हम लोग पिछले फिगर में देखे थे इंडक्शन पढ़ते समय। इट इज इंडिकेटेड एज, इस तरह से, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? तो ये अर्थिंग के बारे में हमने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर बोलें। अगला टॉपिक मैं इसी में एक और छोटा सा बात बता दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। इसको बताना क्यों ज़रूरी है, आप जब इसको बता दूंगा मैं तब आप समझ जाओगे कि क्यों बताना ज़रूरी था इसको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। अब देखो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि देखो दो चार्ज मान लेते हैं, एक चार्ज है मान लेते हैं Q1 और दूसरा चार्ज मान लेते हैं कितना है Q2 है, और दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो मान लेते हैं कितना है R है। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है R है। तो अब देखो पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव भी रहता तो क्या होता है अट्रैक्शन, पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो क्या होगा रिपल्सन, यानी फोर्स लगेगा। ठीक है, अब वो फोर्स कितना लगेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यह बोलता है कूलम्स लॉ कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस का, यानी Q1 इंटू Q2 का, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। क्लियर है? इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख सकते हो, यानी इस तरह से, मैग्नीट्यूड का मतलब निगेटिव भी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और दूसरा बात इसमें क्या बोला कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का। ठीक है, यानी इन्वर्सली फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम यानी चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और भी याद रखोगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। बोलोगे कि सर ऐसा तो लगता है कि 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ, कि एक मास था m1, एक मास था m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस था r, तो जो फोर्स था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास था और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा ही था। तो हाँ बिल्कुल वैसा ही है ये भी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या लिखे थे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर था, प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे तो एक कांस्टेंट कितना आ गया था g। तो बिल्कुल इसी तरह का है ये भी। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस मास की जगह यहाँ पे क्या है चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ से भी हम लोग क्या लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और नीचे में है क्या R स्क्वायर। वहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए थे तो कांस्टेंट G आया था, यहाँ पे भी हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ पे K को हम लोग क्या बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, यूनिट के लिए यूनिट यहाँ पे क्या होगा के का, हम लोग पहले क्लास में भी बात किए थे, पहले दूसरे क्लास में, तो के का यूनिट लिखे नहीं थे। आखिर क्या होता है के का यूनिट, अब आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखो तो के बराबर यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, तो के बराबर यहाँ से कितना लिख लेंगे एफ, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा,
एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब फोर्स का यूनिट जानते हो, क्या पढ़े हो 9th में, न्यूटन। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, देन मीटर स्क्वायर। चार्ज का कूलम्ब पढ़े हो तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, 2 कूलम्ब है तो कूलम्ब गुना कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। यानी क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब को ऊपर ले जाएंगे तो पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसका यूनिट निकल के आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ हम आपको नोट पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं। क्या है वो नोट पॉइंट, देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि यह जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं, या कूलम्ब्स फोर्स ही बोल लो, तो सेंट्रल नेचर का होता है। अब बोलो कि ये सेंट्रल नेचर कहाँ से लेके आ गए सर, तो देखो तो कूलम्ब्स इज ए सेंट्रल फोर्स, CENTRAL, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, दैट इज इट एक्ट्स या इट ऑलवेज एक्ट्स along the line joining two bodies या टू चार्जेस। देखो जो चार्ज दोनों था, Q1 था और Q2 था, अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। अगर मान लेते हैं Q1 है और ये Q2 है, ये माइनस साइन के साथ है, तब दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। तो इसके लिए बोल रहा है कि सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि जिस लाइन के अकॉर्डिंग वो ज्वाइन हो रहा है उसी लाइन के अकॉर्डिंग ये मूव कर सकता है, दूर जाए या नज़दीक है। सिंपली समझो, अगर मान लेते हैं दोनों रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने के बाद हो सकता है ना कि कहोगे कि सर ये इधर काहे नहीं आ गया, इधर क्यों नहीं चला गया, इधर क्यों नहीं चला गया, ठीक है, या इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो नहीं, कि कहीं भी नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पे सामने जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, अब बोलो यहाँ पे भी वही उसी तरह की बात कर सकते हो कि ये ऐसे घूम करके क्यों नहीं आकर के अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसी के लिए नियम दिया गया कि नहीं, जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों का, सिर्फ उसी लाइन पे ये मूव करता हुआ दोनों आएगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसके लिए ये दिया गया है। ठीक है, और एज यूजुअल ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ 9th क्लास में थोड़ा सा आप पढ़े होंगे, उस पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो फोर्स है, ये 2 बॉडी था, मान लेते हैं Q1 है और Q2 है, तो जो फोर्स पहला दूसरे बॉडी पे लगाएगा, फोर्स पहला दूसरे बॉडी पे जो लगाएगा वो बराबर होता है किसका, फोर्स जो दूसरा भी पहले बॉडी पे लगाएगा। लेकिन ये इधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर जाएगा, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसकी वजह से ये नेगेटिव साइन। अगर एक नेगेटिव भी रहता, एक पॉजिटिव भी रहता, तब भी क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको एक 1 कूलम्ब का डेफिनेशन भी बताऊंगा। यानी आपको कभी पूछ दिया कि डिफाइन कीजिए किसको, 1 कूलम्ब को। ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो, यह चार्ज को 1 कूलम्ब करना है, तो चार्ज 1 कूलम्ब कब होगा, सिंपली सोचो बस कि चार्ज 1 कूलम्ब कब हो सकता है। तो मान लेते हैं, देखो पहले मैं बता दे रहा हूँ फिर डिफाइन करूँगा। इफ़ Q1 बराबर Q2, अगर दोनों चार्ज क्या हो गया, बराबर हो गया, और डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना हो गया, 1 मीटर का हो गया, और जो फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, 9 × 10⁹ के बराबर। बोलो कि क्या क्या लिख रहे हैं सर ऐसे, तो वेट करो थोड़ा सा। इतना अगर होता है तब हम बोलेंगे कि जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब के बराबर होगा। अब ये कैसे आप बोल दिए कि एक, तो जो भी हम लिखे हैं उसको सोच करके देखो। देखो, चार्ज को 1 कूलम्ब करना है, क्योंकि हम 1 कूलम्ब को डिफाइन कर रहे हैं। अब 1 कूलम्ब को डिफाइन कब हो सकता है, दोनों चार्ज को अगर बराबर मान लो दोनों Q है, तो Q × Q स्क्वायर, तो फोर्स बराबर हो गया K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से Q स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, F R स्क्वायर अपॉन
के। तो फोर्स R तो 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। और फोर्स किसके बराबर लिए हम लोग, 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ अपॉन के का वैल्यू भी कितना है, 9 × 10⁹, दोनों कट करके कितना आ गया, 1। यानी क्यू स्क्वायर 1 है तो क्यू का वैल्यू कितना, ±1 या 1 लिखेंगे, क्यू की वैल्यू कितना, 1 कूलम्ब हो गया। तो बस इसीलिए इतना, यानी कब ये पॉसिबल, Q1 पॉसिबल कब हो सका, तो जब हम लोग दोनों चार्ज को बराबर ले लिए, डिस्टेंस को 1 मीटर ले लिए, और दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो इतने न्यूटन के बराबर ले लिए, 9 × 10⁹ न्यूटन के, तब देन चार्ज बराबर कितना आया हमारे पास, 1 कूलम्ब। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ इसको, कब ये 1 कूलम्ब के बराबर आया, तो जब दोनों चार्ज को बराबर ले लिए, यानी इफ़ टू सिमिलर चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन, देन द चार्ज इज सेड टू बी ऑफ 1 कूलम्ब। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या देखें, अगर दो सिमिलर चार्ज is placed at a distance of 1 meter and the force acting between them is 9 × 10⁹ Newton, then the charge is said to be of 1 coulomb। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन में कि if two similar charges are separated by a distance of 1 meter and force acting between them is 9 × 10⁹ Newton, and the force acting between them is